बेटा कल हम लोगों ने मीरा के पद किए थे, जिसमें दूसरे पद में किसी को प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे पूछा है कि मैम दूसरा पद करवा दीजिए। तो रूहानी में रिपीट करने जा रही हूँ बेटे, सुनिएगा। श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर का मतलब होता है नौकर। चाकर मतलब नौकर। इस पद में बताया है कि जो मीरा है वो कृष्ण की इतनी दीवानी है, कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है, उनका दर्शन पाना चाहती है और उनका दर्शन पाने के लिए उनके नौकर बनने तक को तैयार है कि कृष्ण अगर वैसे दर्शन नहीं दे सकते तो मुझे अपना नौकर ही रख लें। श्याम माने चाकर राखो जी। माने मतलब मुझे, यहाँ में श्याम श्याम, हे श्याम हे कृष्ण हमें अपना नौकर रख लो जी। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी हमें अपना नौकर रख लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों। रहस्यों मतलब रहूंगी तो, लगास्यों लगाऊंगी। यदि मैं आपकी नौकर रहूंगी तो मैं बाग लगाऊंगी, बाग बगीचे लगाऊंगी। नित्य उठ दर्शन पास्यों, और हर रोज सुबह उठकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में, री मतलब की, वृंदावन की कुंज गलियों में, यानी कि वृंदावन की संकरी और तंग गलियों में गोविंद लीला गासियों, गासियों मतलब गाऊंगी। हे हरि मैं वृंदावन की तंग गलियों में आपके गुणगान गाऊंगी, गोविंद की लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरन पास्यों खर्ची। खर्ची का मतलब खर्च। जब हम किसी को नौकर रखते हैं तो उसे हम उसका खर्च भी तो देते हैं ना। तो वो कहती है मुझे खर्च में और कुछ नहीं चाहिए, खर्च में 3 बातें मुझे अच्छी से अच्छी मिलेंगी। कौन कौन सी? चाकरी में दर्शन पास्यों, यदि मैं आपकी नौकर रहूंगी तो आपका दर्शन पाऊंगी। सुमिरन पास्यों, और आपका सुमिरन प्राप्त करूंगी, आपका सिमरन करती रहूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, और भाव भक्ति की जागीर, जागीर मतलब जायदाद, और भाव भक्ति की जागीर मुझे मिल जाएगी। तीनों बातें सरसी, तीनों मतलब तीनों, बातें मतलब बातें, सरसी मतलब अच्छी से अच्छी। ये तीनों बातें ही एक से बढ़कर एक रहेंगी। कौन कौन सी 3 बातें? अगर मैं आपकी नौकर रहूंगी तो आपका दर्शन पाऊंगी, आपका स्मरण करूंगी, सिमरन करूंगी, और भाव भक्ति की जायदाद मेरे पास रहेगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। अब यहाँ पर मीरा जो है वो कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण जी कैसे दिखाई देते हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट है और पीताम्बर पहना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सोहे मतलब सुंदर लगना। गल वैजंती माला, और गले में बैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे। श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, और जब वे मुरली बजाते हैं तो सबके मन को मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावं। वो कहती है अगर मैं आपकी नौकर बनकर रहूंगी तो मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। बिच बिच राखूं बारी, बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी। बारी मतलब खिड़की। सांवरियारा दर्शन पास्यों। हे सांवरिया मैं आपके दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी और आपके दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरे। अब उसे इतनी प्रतीक्षा नहीं हो रही है, वो कहती है मुझे आधी रात को ही दर्शन दे दो। कहाँ दर्शन दे दो? यमुना जी के किनारे, तीरे मतलब किनारे। मुझे यमुना जी के किनारे आप दर्शन देने के लिए बस आ ही जाओ। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। कहती है मीरा के प्रभु तो गिरी पर्वत को धारण करने वाले हैं। हिवड़ो घणो अधीरा, और कहती है मैं आपके दर्शन पाने के लिए इतनी अधीर हूँ, इतनी बेचैन हूँ, मेरे मन में इतनी घनी बेचैनी है। घनी मतलब बहुत ही ज्यादा। मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ और मेरा मन बहुत ही बेचैन है। आया बेटा समझ में? दूसरा पद, बेटा दूसरा पद समझ में आ गया? यस और नो? ओके चलिए ठीक है बेटा। अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी।
पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? मीरा किस प्रकार श्री कृष्ण से कहती हैं, हरि से कहती हैं कि आप मेरी पीड़ा को दूर कर दें? क्या आंसर होगा बेटा इसका? गुड। लेकिन बेटा हम सिर्फ मीरा के एग्जाम्पल नहीं देंगे, इसमें प्रहलाद की उदाहरण भी है, एरावत हाथी की उदाहरण भी है, तो हम वो सारी उदाहरण इसमें लिखेंगे। ठीक है। मीरा कहती है कि आप अपने सभी भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। आपने द्रौपदी का चीर हरण होने से बचाया, आप उसकी साड़ी को, उसके कपड़ों को बढ़ाते चले गए, और प्रहलाद को बचाने के लिए आप नरसिंह का रूप धारण करके आए, और आपने मगरमच्छ से एरावत हाथी को बचाया। आप अपने हर जीव को बचाते आए हैं। आपने अपने हर जीव की, चाहे वह पशु है चाहे वह एक मानव है, हर जीव की आपने पीड़ा को हर लिया है। इसी प्रकार से मेरे भी दुखों को हर ले, मेरी भी पीड़ा को दूर कर दें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? बताइए, इसका आंसर कौन बताएगा? वेरी गुड। आपने एक शब्द बोला कर कर, उनकी चाकरी कर कर। बेटा कर कर वर्ड नहीं होता, करके। ओके, यहां हम लिखेंगे करके। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह उनके दर्शन का कोई भी मौका नहीं खोना चाहती। वह चाहती हैं कि श्याम उन्हें दर्शन दे। ठीक है। और उनकी चाकरी करके उसे 3 अच्छी चीजें मिल जाएंगी। एक तो उनका दर्शन प्राप्त करेगी, दूसरा उनका सिमरन करती रहेगी, और उसे भाव भक्ति की जागीर भी मिल जाएगी। राइट। थर्ड क्वेश्चन इज, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? हाँ जी, बताइए बेटा। पीताम्बर लिखेंगे, पीले रंग के कपड़े नहीं लिखेंगे, हम यही लिखेंगे उन्होंने पीताम्बर पहना है। एक बात और बता रही हूँ, कपड़ों को डाला नहीं जाता बेटा, उन्होंने पीताम्बर डाला गलत है। कपड़ों को हम डालते नहीं है, कपड़ों को हम पहनते हैं। कपड़े पहने जाते हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट है और उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ है, और वह गायों को, उन्होंने बैजंती माला की, बैजंती फूलों की माला पहनी हुई है, और जब वे गाय चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं तो सबके मन को मोह लेते हैं। क्लियर? बाकी लोग भी हाथ खड़ा करें बेटा प्लीज। मीरा की भाषा शैली कैसी है? मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली कैसी है? रेज योर हैंड्स। नो वन? नो? ओके। मीरा की भाषा सहज और सरल है। उन्होंने राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली के मिश्रण में अपने पद लिखे हैं, और इनके पद भक्ति रस से भरे हुए हैं, और अलंकारों का भी प्रयोग बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। ओके। भाषा शैली में आप लिखेंगे, इनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण है। ओके दक्षिता, कोई बात नहीं बेटा, इसका मिश्रण है, और इनके पदों में भक्ति रस है। आपने रस शायद पढ़े होंगे, 9 रस होते हैं जिनमें से एक भक्ति रस है। जब आप कोई
पद पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान से संबंधित काव्य पढ़ते हैं, जिसमें भक्ति है, भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया हो, वहां होता है भक्ति रस। ठीक है, इसमें भक्ति रस है और अलंकारों का प्रयोग बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या काम करने को तैयार हैं? मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए कौन कौन से काम करने के लिए तैयार हैं? ओके, और ओके ओके, वे उनकी चाकरी करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए बगीचे बनाने को तैयार हैं, महलों में खिड़कियां बनाने को तैयार हैं, और यहाँ तक कि आधी रात के समय कुसुम्बी रंग की, कुसुम्बी एक रंग होता है, ओके, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के किनारे आधी रात को भी जाने को तैयार है। वे उनका दर्शन पाना चाहती हैं, कोई भी मौका नहीं खोना चाहती हैं, और उनके लिए बाग बगीचे बनाने को तैयार हैं, उनकी चाकरी करने को तैयार हैं, महलों में खिड़कियां बनाने को तैयार हैं, यहाँ तक कि आधी रात को कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर जाने को भी तैयार हैं। वे केवल कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। राइट, उसके बाद है बेटा पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। ओके, आप लोग को मैम ने काव्य सौंदर्य बताया होगा। काव्य सौंदर्य किसे कहते हैं? जिसमें कविता के बारे में बताया जाता है। काव्य सौंदर्य में बेटा मैम ने आपको बताया होगा कि 4 चीजें होती हैं, भाव, भाषा, शैली और अलंकार। ठीक है, किया है आप लोगों ने पहले, हाँ या ना? ओके, जब भी काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो उसमें बेटा आपने 4 पॉइंट्स बताने होते हैं, भाव, भाषा, शैली और अलंकार। ओके, जैसे पहला है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। ठीक है, इसमें भाव क्या है? इसमें उन्होंने श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाया है। इसमें मीरा ने अपने भक्तों के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम दिखाया कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनकी लाज बचाते हैं और उन्हें हर पीड़ा से बाहर निकाल लेते हैं। भाषा जो हमने अभी की थी कि ब्रज और राजस्थानी मिक्स भाषा हमने की थी ना, राजस्थानी और ब्रज मिश्रित भाषा, वही इसमें लिखेंगे। ठीक है, फिर आप इसमें ये शैली है कि उदाहरण का सुंदर प्रयोग किया गया है। शैली मतलब स्टाइल, किस स्टाइल में लिखा गया है, शैली मतलब स्टाइल। इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है ना, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, और पहली लाइन में उन्होंने द्रौपदी के बारे में बताया है ना। उदाहरण का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, यहाँ आप लिख सकते हैं उदाहरणात्मक शैली है। शैली उदाहरणात्मक है या उदाहरण का बहुत ही सुंदर रूप से प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट है अलंकार। आप इसमें लिख सकते हैं, अगर आपको इसमें जो अलंकार प्रयोग होते हैं बेटा, अगर तो उनके बारे में पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि इसमें बहुत ही खूबसूरती से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। राइट, ठीक है, और आप शैली में ये भी लिख सकते हैं, तुकांत शब्दों का प्रयोग है शैली में, तुकांत शब्दों का प्रयोग, चीर, शरीर, है ना, तुकांत है ना। तुकांत शब्द पता है क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तुकांत शब्दों का प्रयोग है
उदाहरणात्मक शैली है और अलंकारों का प्रयोग बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। इज इट क्लियर बेटा? चले नेक्स्ट। बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब इसमें भी सेम पहले पद में से भी ही है, भाव सेम आएगा कि इसमें उन्होंने श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर पीड़ा हर दुख को हर लेते हैं। भाषा हमने अभी डिस्कस की सेम, ठीक है, ब्रज राजस्थानी मिश्रित भाषा है। शैली फिर हम लिखेंगे तुकांत शब्द और उदाहरणात्मक शैली है। और अलंकार इसमें देखो आपको कहीं अनुप्रास अलंकार मिल रहा है, काटी कुंजर, काटी कुंजर क है ना, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अलंकार बेटा आपके सिलेबस में है जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। जब आप अच्छे से अलंकार पढ़ लेंगे तो आप इन पदों में भी अलंकार ढूंढने में सफल होंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज चाकरी में दर्शन पास्यों सुमिरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी। अब इसमें आप लिखेंगे कि भाव क्या है। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दिखा रही है और वह यह बताना चाहती है कि वह उनकी नौकर बनने को भी तैयार है। वह केवल प्रभु के दर्शन पाना चाहती है और प्रभु के दर्शन पाकर उसे भाव भक्ति रूपी जायदाद भी मिल जाएगी। क्लियर। उसके बाद सेम भाषा शैली सेम है। अलंकार में भी देखो भाव भक्ति अनुप्रास अलंकार मिल रहा है आपको, ठीक है। अलंकार भाव भक्ति उसमें अनुप्रास अलंकार। क्लियर बेटा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज, रेज योर हैंड्स। हाँ जी, सेकंड पद की लास्ट लाइन समझा दूं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। मीरा रा, मीरा मतलब मीरा, रा मतलब के, प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरी पर्वत को धारण करने वाले। गिरधर, उन्हें गिरधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने गिरी पर्वत को धारण किया था। फोटोज देखी है तुम लोगों ने? उन्होंने अपनी उंगली पर पर्वत उठाया हुआ है, अपने गांव के लोगों को बचाया था, है ना। गिरी पर्वत को उन्होंने उठा लिया था। वो कहती हैं गिरी पर्वत को धारण करने वाले मेरे प्रभु हैं। और उनके दर्शन पाने के लिए हिवड़ो घनो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, घनो मतलब बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब बेचैन, और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेरा मन बहुत ही ज्यादा बेचैन है। क्लियर। कोई और डाउट बेटा इसमें? नो। ये बेटे आपको मैंने काव्य सौंदर्य बताया, ठीक है। ये है काव्य सौंदर्य। अगर आपको लिखने के लिए आए कि पदों का केंद्रीय भाव या मीरा के पद का केंद्रीय भाव को बेटा प्रतिपाद्य भी कहते हैं। केंद्रीय भाव को प्रतिपाद्य भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य का मतलब है सेंट्रल आइडिया। इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया करते हो पोएम्स का? यस और नो? करते हैं ना सेंट्रल आइडिया। सेम चीज है सेंट्रल आइडिया। अब आपने इसको लिखना कैसे है? वेरी सिंपल। काव्य सौंदर्य मैंने बताया, काव्य सौंदर्य के 4 पॉइंट्स आए। जब आपको काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आएगा तो आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4। ओके। जब आपको आए केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य लिखे तो इन पॉइंट्स को आपने हटा देना है, इनको भी आपने हटा देना है। जो आपने यहां पर लिखा था सारा एक पैराग्राफ बनाकर केंद्रीय भाव में आ जाएगा। जो आपने यहां पर भाव लिखा था 2 लाइंस में भाव, कंटिन्यूटी में भाषा, कंटिन्यूटी में शैली, कंटिन्यूटी में अलंकार। दैट्स इट। इज इट क्लियर?
काव्य सौंदर्य के 4 पॉइंट्स आपने जो लिखे वो सेम 4 पॉइंट्स केंद्रीय बाह्य प्रतिपाद्य में आते हैं। ओके, भाव, भाषा, शैली और अलंकार। यहाँ हमने एक एक पद या दो दो पंक्तियों का काव्य सौंदर्य किया। अगर आपको एक पद का या पूरा पूछा जाए मीरा का पदों का केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, मीरा के पद का केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य, तो आप सारी चीजें उसमें मिक्स करके लिखेंगे। उसने भक्तों के प्रति अपने कृष्ण का प्रेम दिखाया है, किस प्रकार वे उनकी सहायता करते हैं। फिर उन्होंने अपने पदों में ये भी बताया है कि वो कृष्ण की इतनी भक्त है कि वे उनकी नौकर तक बनने को तैयार हैं, और नौकर बनने के लिए वो क्या क्या करेंगी, ये उसके भाव में आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, 4 to 5 लाइन्स में। ओके, जहां वो लाइन खत्म हुई उसके साथ ही आगे कंटिन्यूटी में भाषा, कि उनकी भाषा कौन सी है, वो लाइन खत्म हुई। कंटिन्यूटी में शैली, शैली कौन सी, उदाहरणात्मक शैली है, तुकांत शब्दों का प्रयोग है। जहां वो लाइन खत्म हुई उसके साथ ही अलंकार, उन्होंने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, या उन्होंने अपने पदों में अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। इज इट क्लियर सबको? काइंडली शो मी थंब इफ इट इज क्लियर। आई एम वेटिंग, शो मी योर थम्स। बाकी लोग, हिमानी, तेजवीर, विनीत, निष्ठा, पलक, जैसिका, वैभवी, ओके फाइन, क्लियर टू एवरीबॉडी। बेटा इसके साथ ही मीरा हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, मीरा के पद हम लोगों ने कर लिए हैं, जो कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। अभी भी किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए बेटा। नो डाउट्स? यस मैम, नो मैम, कुछ लिखकर भेज दो प्लीज। डाउट नहीं है तो लिख दो नो मैम। लिख के भेज दो। ओके फाइन, गुड। चलिए एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव 10 मिनट्स। एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, टॉपिक है अनुच्छेद। आप लोगों ने अनुच्छेद पढ़े हैं कभी? कभी अनुच्छेद पढ़े हैं? कभी अनुच्छेद लिखे हैं? लिखे हैं। अनुच्छेद कैसे लिखा जा सकता है? कैसे लिखते हैं अनुच्छेद, कोई बताएगा मुझे? क्या रूल होते हैं? ओके, किसी टॉपिक के बारे में होते हैं, और ओके ओके राइट। अनुच्छेद जो है बेटा हिंदी में लेखन कौशल का भाग है। राइटिंग स्किल, आपको पता है कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी 4 स्किल्स होती है, 4 कौशल होते हैं, श्रवण, पठन, वाचन और लेखन। लेखन कौशल मतलब राइटिंग स्किल्स। अनुच्छेद लेखन कौशल में आता है। अनुच्छेद लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। अनुच्छेद सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, एक पैराग्राफ में, ठीक है। आपने अनुच्छेद लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, जहां पर आपका अनुच्छेद खत्म नहीं हो जाता है आप पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। ओके, और आप कहीं भी हेडिंग नहीं लिखते हैं। राइट, इज इट क्लियर? उसे लिखने के लिए आपको कई बार शब्दों का प्रयोग बताया जाता है कि 100 से 150 शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में अनुच्छेद लिखें, ठीक है। इसे लिखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो सेम चीजें हैं जो मैंने आपको कलपत्र के लिए बताई थी, सेम चीजें बेटा वो यहां पर भी अप्लाई होती हैं। प्रारूप,
मीन्स फॉर्मेट, आपने अनुच्छेद में कहीं भी पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। मौलिकता, मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, आप अपने थॉट्स लिखें, किसी के थॉट्स नहीं, उसके बारे में आप जो सोचते हैं, ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी। ओके, उसके बाद विषय, टॉपिक से हटना नहीं होता, जो टॉपिक है वही, उसी के बारे में लिखना है। ओके, उसके बाद आता है प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन कैसी है, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आपकी भाषा, केवल हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें, आम बोलचाल के भाषाओं का प्रयोग करने से थोड़ा बचें, ठीक है, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, हिंदी भाषा का ही प्रयोग हो, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके बाद है शब्दावली, कल भी मैंने आपसे कहा था 10वीं कक्षा के छात्र हैं, वोकैबुलरी, शब्दावली, शब्द भंडार में वृद्धि हो चुकी है, बहुत सारे नए शब्द सीख चुके हैं। यथास्थान शब्दों का प्रयोग करें, जहां ठीक हो, यथास्थान मतलब जहां ठीक हो, जहां जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए वहां नए शब्दों का प्रयोग करें। आपका वाक्य निर्माण बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक वाक्य दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि आपने एक बात लिखी फिर दूसरी बात लिख दी फिर तीसरी बात लिख दी, उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये बात आपकी प्रस्तुति पर भी लागू होती है, ये नहीं होना चाहिए कि एक बात मन में आई लिख दिया फिर दूसरी लिखी, दूसरी लिखने के बाद पहली से संबंधित कोई और विचार में आया तो फिर उसे लिख दिया, वो सब गड़बड़ हो जाए, ठीक है, उसे गड़बड़ नहीं करनी। उसके बाद है वर्तनी, सबसे लास्ट में लिखा है वर्तनी, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग्स, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए भाषा में, खासकर स्पेलिंग एरर्स के बेटा मार्क्स कटते हैं। आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। ओके, एक छोटा सा टॉपिक दे रही हूं, उस पर मुझे सोचकर बताइएगा क्या अनुच्छेद हो सकते हैं, कौन से अनुच्छेद हो सकते हैं। जैसे विद्यार्थी से संबंधित, मैंने आपको ये टॉपिक दे दिया, विद्यार्थी से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हो सकते हैं, जल्दी बताइए मुझे। वेरी गुड, विद्यार्थी और अनुशासन, और विद्यार्थी और खेल कूद, वेरी गुड, विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और खेल कूद, और वेरी गुड, विद्यार्थी और फैशन, और जल्दी, वेरी गुड, विद्यार्थी और मोबाइल, गुड, और विद्यार्थी और ऑनलाइन क्लासेस हो सकता हाँ या ना, हो सकता है ना, आज के समय में हो सकता है, विद्यार्थी और ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अगर मैं आपको ये 4 विषय देती हूँ, विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और खेलकूद, विद्यार्थी और फैशन, विद्यार्थी और मोबाइल, कैसे लिखेंगे अनुच्छेद। जो भी आपको विषय दिया गया है पहले आप उसका अर्थ बताएंगे, ठीक है, अनुशासन का क्या अर्थ है, खेलकूद का क्या अर्थ है, फैशन का क्या अर्थ है, मोबाइल का क्या अर्थ है, ठीक है, आप इनका अर्थ बताएंगे। उसके बाद आप अनुशासन के बारे में बताएंगे, खेल कूद के बारे में, फैशन के बारे में और मोबाइल के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे इन सब चीजों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से ये चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब अनुशासन है और खेल कूद है, इनके कोई नुकसान हो सकते हैं, हाँ या ना, अनुशासन का नुकसान हो सकता है, अनुशासन का तो कोई नुकसान नहीं है, खेल कूद का नुकसान हो सकता है,
ज्यादा खेलने कूदने से आप पढ़ाई में पीछे जा सकते हैं, पढ़ाई में ध्यान ना लगाना, ठीक है। अब फैशन है, फैशन के नुकसान और मोबाइल के नुकसान है ना। अब इसके बाद आप इसके जिस किसी के लाभ हो या हानि हो उसके बारे में बताइए कि इसके क्या लाभ हैं या इसकी क्या हानि हो सकती है, ठीक है। फिर आप उसे विद्यार्थियों के संबंध में लेकर आए। जितना हमने ऊपर का हिस्सा लिखा है ये थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आपका विषय विद्यार्थी से संबंधित है, तो आप विद्यार्थी से संबंधित ज्यादा लिखेंगे, ओके। फिर आप विद्यार्थियों के संदर्भ में आइए कि विद्यार्थी के लिए अनुशासन का क्या लाभ है, विद्यार्थी के जीवन में खेलकूद कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के जीवन में फैशन कैसा होना चाहिए, और विद्यार्थी के जीवन में मोबाइल का क्या लाभ है और क्या हानि है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आज के संदर्भ में बात कीजिए। आज विद्यार्थी इनको कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, इनका कैसे प्रयोग हो रहा है, इनसे विद्यार्थियों को क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उससे हानियां हो सकती हैं। लास्ट में आप इसको कंक्लूड करेंगे, आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष की 2 लाइनें जरूर होनी चाहिए। आपको ऐसे ही फ्लैट खत्म नहीं कर देना अनुच्छेद को, उसका लास्ट में कंक्लूजन देना है कि यदि विद्यार्थी अनुशासन में रहेंगे तो अपने जीवन में अग्रसर होंगे, उन्हें अपने जीवन के हर पड़ाव पर किसी भी परेशानी का सामना करते हुए वे घबराएंगे नहीं, अनुशासन में रहेंगे तो ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कंक्लूडिंग लाइंस होनी चाहिए उसकी। इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें बेटा? रिटर्न मैसेज भेजो, यस और नो। एनी डाउट? ओके फाइन, नो डाउट्स, दैट्स गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके।